युगल किशोर जो आपको आज बताने वाले हैं कि असेसमेंट कैसे होता है, और ये हैं प्रिंस जो हमारी इस वीडियो में इस बार मदद करने वाले हैं। तो हेलो प्रिंस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, अभी हम प्रिंस का अपर लिम्ब का असेसमेंट करने वाले हैं। हम आपको बताते हैं किस तरीके से असेसमेंट किया जाता है। चलो प्रिंस, लेट जाओ। सबसे पहले हम हैंड का असेसमेंट में शोल्डर की मूवमेंट चेक करते हैं। शोल्डर में क्या होता है, हम अबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन कराते हैं। ठीक है, हाथ को सबसे पहले बाहर की तरफ मूवमेंट कराएंगे। ये अबडक्शन हो रहा है और इसकी रेंज ऑलमोस्ट 180 जाती है। ठीक है, मैक्सिमम रेंज है, ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। और ये एक ऐसे पर्सन की रेंज है जो कि एकदम परफेक्ट है, जिसे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मतलब जिसकी डिसेबिलिटी 0 है। बिल्कुल, है ना। तो बच्चों में बता देता हूँ डिसेबिलिटी किसे कहते हैं। डिसेबिलिटी का मतलब है जब आप अपने नॉर्मल फंक्शन करने में समर्थ ना हो, केपेबल ना हो, आपकी नॉर्मल मोशन जो है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, रुकनी चाहिए, वो है डिसेबिलिटी। और उसी का कैलकुलेशन करते हैं डॉक्टर्स। तो डॉक्टर युगल किशोर जी आपको ये बता रहे थे कि ये जो शोल्डर का मूवमेंट है ये 100% मूवमेंट है और ये करेक्ट मूवमेंट है, इसमें डिसेबिलिटी नहीं। एक्शन हम अपने हाथ को ऊपर उठा के देखते हैं। ये नॉर्मल पर्सन का हाथ पूरा ऊपर तक ओवर द हेड जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन का हाथ है जो बिल्कुल फिट है। तो अगर आप किसी भी तरह की आपको डिसेबिलिटी होती है तो कंधे में मूवमेंट नहीं कर पाओगे, कंधे में, शोल्डर में कोई परेशानी है, शोल्डर में। ठीक है, और तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगा, पूरा नहीं होगा। हाँ, और ये मूवमेंट कोई रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। रेंज ऑफ मोशन मतलब आपका मूवमेंट जो पूरा बन रहा है। तो इस मूवमेंट में जहां भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी वहीं आपका रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज यहां से कैलकुलेट होना शुरू होगी। और एक होता है रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। हम शोल्डर को अंदर की तरफ घुमाते हैं और बाहर की तरफ घुमाते हैं। ये हमारे शोल्डर की मूवमेंट को, हाथ सीधा करो, नीचे बिल्कुल लूज छोड़ दो, आप लूज छोड़ दो। ठीक है, ज्यादातर हम होता है अपने बाल बनाते हैं, ओवर द हेड यूज करते हैं। तो अगर हमारे इंटरनल रोटेशन नहीं हो रहे तो हम नहीं कर पाएंगे, सर के ऊपर हाथ नहीं रख पाएंगे, कमर के पीछे हाथ नहीं लेके जा पाएंगे। और ये बच्चों एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं। हाँ। कंघी करना, सर के ऊपर कोई सामान ऊपर रखना, क्योंकि इस बार और पिछली बार नीट के न्यू रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये एक्टिविटीज इंक्लूड हो चुकी हैं आपके अपर लिम्ब एक्सटेंशन। तो शोल्डर की जो मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके असेसमेंट में। अगर वहां कुछ परेशानी है तो डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेट होती है। चलिए, उसके बाद हम आते हैं अपनी एल्बो पे। ठीक है, अब कोहनी की जांच हो रही है। हाँ, एल्बो में भी क्या होता है, हम ऐसे बाइसेप्स कर्ल करते हैं जी। आप अपनी तरफ खींचो, ये नॉर्मल है, इसलिए आप ये अपने एल्बो को पूरा बेंड कर सकते हैं, पूरा बेंड कर सकते हैं, और ये नीचे प्रॉपरली आ रहा है। इन केस कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कोई किसी के अंदर रोड डाली जाती है हाथ में, तो उनकी क्या है, कई बार क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ये जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन जो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। लेकिन ये हेल्दी है, बिल्कुल फिट है, इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए पूरा मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो ये एक हेल्दी पर्सन की आप देख सकते हो। ठीक है, और ये रेंज ऑफ मोशन मैक्सिमम है। हाँ। और इसमें जितना कॉम्प्रोमाइज होगा, हाँ, जितना ये कम कर पाएंगे, बेटा आधा करो, आधा पूरा मत कर पाओ। हाँ। तो अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, या तो इंजरी हुई हो, कभी रॉड डला हो, चोट लगा हो, हड्डी टूटी हो, मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, या कोई बायबर्थ प्रॉब्लम हो। हर इस तरह की चीजों से आपका ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा, और अगर ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा तो डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेट होगा। क्या होता है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, एल्बो फ्रैक्चर हो जाता है, तो हमको रोड डालनी पड़ती है, प्लेट डालनी पड़ती है। उसकी वजह से कई बार क्या होता है, पेशेंट का हाथ ना आधा उठा एक्सटेंशन में आ जाता है, मतलब पूरा नॉर्मल नहीं हो पाता है। तो ये भी एक तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आप अपने हाथ को पूरा रेंज सीधा नहीं कर पा रहे, रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं है, और कई बार पूरा बाइसेप्स कर्ल भी नहीं हो पाता है। तो ये भी एक डिसेबिलिटी है एक तरह की। अगर आपको किसी तरह की प्लेट रोड अंदर डाली जाती है, उसकी वजह से आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हो, किसी भी तरह के पेशेंट्स को देखते हो, ऑपरेट करते हो, सर्जरी करते हो, उसमें आपके हाथों की मूवमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें फिंगर्स और रिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको उसी के लिए बताता हूँ रिस्ट की मूवमेंट्स क्या होती है। ये आप, ये एक्सटेंशन हो गया, लूज छोड़ो, ठीक है, और ये बाहर की तरफ, ये, और रोटेशन, एंकल रोटेशन करो, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारी एंकल की रोटेशंस है। अब ये जो मूवमेंट ऊपर करो, सबसे जितना ऊपर जा सकते हो, और अब रिस्ट को घुमाओ मुट्ठी बंद करके। तो ये जो मोशन दिखाया है डॉक्टर साहब ने, ये एक नॉर्मल पर्सन है जिसको हाथों में, रिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को रिस्ट में प्रॉब्लम होगी तो ये मूवमेंट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होंगे, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी परसेंटेज बनेगी। जी, तो
तो जब हमारी किसी भी तरह मतलब रिस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है और फिंगर्स में फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, मसल स्टिफनेस हो जाता है। तो इसलिए फिंगर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। महसूस भी करना होता है डॉक्टर। सेंसेशन हो गई है, पल्पेशन हो गई है, ये सब काम आप फिंगर से ही करोगे। इसी से आपको पेशेंट की स्किन का पता डायग्नोस कर पाओगे, किसी भी तरह की कोई स्किन डिजीज तो नहीं है, उसकी सेंसेशन कितनी हो रही है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फिंगर्स की मूवमेंट्स तो है, लेकिन फिंगर्स का क्या होता है, पेशेंट का डायग्नोस हाथों से फिंगर से ही होता है, ठीक है। उसमें सेंसेशन पता लगती है, हम पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते हैं, पल्पेट करके उसको कोई देखते हैं, किसी तरह का कोई जैसे स्किन में गांठ बन जाती है, ये सब देखा जाता है। और दूसरा, पेशेंट आता है हमारे पास, उसको बैंडेज की जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो इसलिए फिंगर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये फिंगर्स की मूवमेंट्स हैं, को पकड़ने के लिए फिंगर्स का बहुत ज़रूरी होता है। आप ग्रिप करके दिखाओ, मेरी फिंगर्स को पकड़ो टाइट, ये एकदम फिट है, हेल्दी है, देखो इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। तो ये इस तरह की चीज़ें असेसमेंट में देखी जाती है कि वो आप किसी भी चीज़ को ग्रिप कितने अच्छे से कर पा रहे हो और आपका हाथ शेक तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। नॉर्मल पर्सन का रेंज ऑफ मोशन हमने देख लिया, और आपको अगर वहाँ पर कोई चोट है, कोई बाय बर्थ प्रॉब्लम है, न्यूरो की कोई प्रॉब्लम है यानी नसों की कोई दिक्कत है, या कोई और बीमारी आपको हुई है जिसकी वजह से जॉइंट्स में, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, तो ये रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन मस्कुलर रीजन भी हो सकता है कि आपकी मसल्स वीक हो गई हैं समय के साथ साथ, या नसों में प्रॉब्लम आ गई है, तो उसकी वजह से आपकी मसल वीक हो जाएंगी, तो भी आप अपना रेंज ऑफ मोशन पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और डिसेबिलिटी, अब वो डिसेबिलिटी में कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाओगे जो कि एक नॉर्मल पर्सन कर पाए। मसल स्ट्रेंथ की वजह से भी डिसेबिलिटी काउंट की जाती है। जितनी मसल स्ट्रेंथ कम होगी उतनी ही डिसेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जी जी। मसल स्ट्रेंथ कम होगी तो वीकनेस होगी ओवरऑल हाथ में, बॉडी में, और वीकनेस होगी तो वो डिसेबिलिटी का होगी, हाथ कांपते हैं, किसी भी चीज को, हैवी चीज को उठाने में प्रॉब्लम होती है। हड्डी में चोट हो ये जरूरी नहीं है, कई बार नसों की प्रॉब्लम, न्यूरो की प्रॉब्लम की वजह से भी आपकी ये मोशन जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, रिस्ट की और उंगलियों की। नसों की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, पूरे हाथ में पेन हो सकता है। और दूसरा था सेंसेशन, ये दो जो मेजर प्रॉब्लम है, ये नसों की वजह से होती है। नसों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और पेन और सेंसेशन ये भी डिसेबिलिटी में काउंट किया जाता है, इनकी वजह से डिसेबिलिटी एज में इंक्रीमेंट तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। सो की वजह से ओवरऑल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। तो क्या होता है, असेसमेंट में ज़्यादातर जो आपका असेसमेंट किया जाता है वो ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर होते हैं, वो असेसमेंट करते हैं, जिनका काम क्या होता है, मसल्स को और जॉइंट्स, बोन्स को, इनकी चेक असेसमेंट करना होता है, रेंज चेक करते हैं, मसल की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। लेकिन एक क्या होता है, जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बता रहा हूँ मैं, नसों की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसकी वजह से पेन और सेंसेशन होती है पेशेंट को। तो जब आपका असेसमेंट किया जाएगा, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होगी तो उसमें न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर भी वहाँ पर होगा, जो आपकी नसों की प्रॉब्लम से जितनी भी रिलेटेड है, सेंसेशन, पेन, इसकी वजह से जो आपकी मसल वीकनेस होगी और जॉइंट मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा, इन सबको चेक करने के लिए वहाँ पे ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर के साथ न्यूरोलॉजिस्ट भी होगा। असेसमेंट के टाइम पे आपसे कुछ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करवा सकते हैं। उस एक्टिविटीज़ में क्या होता है, सबसे पहले तो एक ग्रिप के लिए कि आपकी ग्रिप कितनी अच्छी है कितनी नहीं है, उसके लिए कुछ भी आपको उठाने के लिए, पकड़ने के लिए बोल सकते हैं ग्रिप के लिए। तो जैसे ये है बोतल, इसको एक बार आप नॉर्मली पकड़ के दिखाओ, कैसे पकड़ोगे, पकड़ के उठाना है, ये हो गया, ठीक है। काफ़ी पानी की बोतल है, इसमें पानी भी भरा हुआ है, वेट भी है और इसमें बहुत इजीली पकड़ा हुआ है, तो ये नॉर्मल है इसलिए पकड़ पा रहे हैं। लेकिन अगर ये नॉर्मल नहीं होते तो शायद वो ग्रिप अच्छे से टाइटली नहीं होती, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है, फिंगर्स की ग्रिप कितनी अच्छी है, उसके लिए क्या होता है, अपर से पकड़ा जाता है। आप एक बार पकड़ के दिखाओ, उठाओ। ये पेन एंड पेपर भी दे देते हैं, उससे आपकी राइटिंग स्किल चेक करने के साथ साथ वो देखते हैं आप कुछ भी बारीक से बारीक काम को किस तरीके से कर सकते हो। एक बार कुछ लिख के दिखाओ, आप अपना नाम लिख दो। असेसमेंट के टाइम पे क्या होता है, आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को देखा जाता है कि आपको पेन उठा, किस तरीके से पेन को ओपन कर रहे हो, किस तरीके से पकड़ रहे हो, किस पोस्चर में आपने उसको पेन को रखा है, किस तरीके से लिख रहे हो और आपकी स्पीड क्या है, और लिखते टाइम आप कितने क्लियरली लिख पा रहे हो, आपका हाथ शेक तो नहीं कर रहा है, और आप अपना टास्क कंप्लीट कितने ईजिली और कितने सफाई से करो, इन सब चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप ऐसे ही करोगे जैसे इस लड़के ने किया, लेकिन आपको हाथों में कुछ प्रॉब्लम है, उंगलियों में दिक्कत है, रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज है, तो आप ये एक्टिविटी इतनी साफ नहीं कर पाओगे, तो आपको ये एक्टिविटीज वहां से कराई जाएंगी और यहीं से पता चलेगा कि आपकी डिसेबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है, और आप कैपेबल हो मेडिकल स्टूडेंट बनने के या नहीं। छोटे टास्क कराए हैं, ये टास्क काफ़ी इजीली और काफ़ी साफ सफाई से किए गए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप नहीं कर पाओगे।
और आप फिर डिसेबिलिटी उसमें वो काउंट होगी। हम एक छोटा सा टास्क और करवाते हैं। वाटर बोतल का मैं इसको ढक्कन खोलने के लिए बोलूँगा इनको। आप एक बार बोतल का ढक्कन खोल के दिखाओ, दोनों हाथ से नॉर्मल कैसे खोलते हैं, ठीक है, बस लगा के दिखाओ। ठीक है, तो ये कितने आसानी से इन्होंने कर लिया है। ये भी एक ग्रिप टेस्ट होता है, फिंगर की स्ट्रेंथ अच्छी है इसीलिए आसानी से इन्होंने खोल लिया है। अब मैं इस बोतल को एक बैग में डालता हूँ। इसमें पहले से कुछ सामान रखा हुआ है, इसको थोड़ा और वेट दे दिया है। चलो, अब ये मैं मसल स्ट्रेंथ के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। एक बार इस बैग को उठा के दिखाना और सामने हाथों को सीधा। 3 किलो का होगा, ठीक है, बहुत आसानी से उठा लिया है। बैग को नीचे रख दो, हाँ, एक बार फिर से उठा के दिखाओ, ठीक है। किसी भी तरीके से हाथ शेक नहीं कर रहा है, आराम से हो रहा है। नॉर्मल पर्सन 2 से 5 किलो तक का वजन आराम से उठा लेता है, लेकिन डिसेबिलिटी पर्सन होता तो ये सब नहीं कर पाता, इतने ऊपर तक ना भी उठा पाता, ठीक है। देखो ये बैग को उठाते टाइम तीनों जॉइंट हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, शोल्डर, एल्बो और रिस्ट, और हमारी फिंगर्स ने भी बैग को पकड़ के रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे फोर आर्म्स और शोल्डर, इन तीनों मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है और स्ट्रेंथ अच्छी खासी लिए पूरा अच्छे से ग्रिप करा हुआ है बैग को। जो हमने असेसमेंट करा है इसमें 40% डिसेबिलिटी होना जरूरी है एमबीबीएस कैंडिडेट बनने के लिए, ठीक है। और अभी कुछ नई गाइडलाइंस आई है, उसके मैं अभी सारे नहीं, कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे आपसे ज़रूर परफॉर्म कराई जाएगी, तभी आपको एक एमबीबीएस स्टूडेंट बनने का मौका मिलेगा। इसमें से एक फर्स्ट पॉइंट है, लिफ्ट ओवर द हेड ऑब्जेक्ट एंड प्लेस देम एट द सेम प्लेस। कुछ भी सामान को उठाकर अपने सर से ऊपर उठा के दिखाना है और उसको वहाँ पे रख के दिखाना है, इस वो करके दिखाएंगे, प्रेस करके दिखाओ। सेकंड पॉइंट है, टच टिप ऑफ द नोज विद द टिप ऑफ द फिंगर, ठीक है। वो एक्टिविटीज फिर से एक बार करके दिखाएंगे प्रिंस, दोनों हाथों से एक बार, वन बाय वन। थर्ड पॉइंट है, कैन यू ईट बाय योरसेल्फ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, कैन यू ड्रिंक वाटर होल्डिंग अ ग्लास और टम्बलर, ठीक है। एक बार ग्लास में पानी रखा हमने, वो पी के दिखाएंगे ग्लास को ग्रिप करके। एक ये पॉइंट भी डन हो गया। होल्ड अ पेन और पेंसिल एंड राइट, तो ये कुछ लिख के दिखाएंगे। टास्क मैं पहले करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार और प्रेस करके लिख के दिखाओ कुछ। एक और पॉइंट है, उसमें वो आपको बोलेंगे आप अपना एक शर्ट या अपने क्लॉथ्स कुछ भी पहन के दिखाना और उतार के दिखाना है। तो एक मैं शर्ट रखी है, वो पहन के दिखाएंगे आपको और फिर उसको उतार के दिखाएंगे। तो जो डिसेबल बच्चे हैं वो खुद चेक कर लेंगे कि वो शर्ट पहन सकते हैं या नहीं, शर्ट के बटन खुद से लगा सकते हैं या नहीं, फिर शर्ट के बटन खोल सकते हैं और उसे उतार सकते हैं या नहीं, और अभी इसको आप टी शर्ट की तरह उतार के भी दिखाना। चलो बस, अब से टी शर्ट की तरह उतार सकते हैं या नहीं, ठीक है, डन। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ आपसे कराई जाएगी। डिसेबिलिटी पर्सन्स के लिए सब बहुत मुश्किल होगा करने के लिए, ये फिट है एकदम, इसलिए सारी एक्टिविटीज बहुत इजीली स्मूथली करके दिखाइए। तो आप इन सब चीज़ का ध्यान रखना। आज जो था हमने अपर लिम्ब के पॉइंट्स के आपको बताए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम आपको लोअर लिम्ब्स के बारे में